जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी चैप्टर के अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, जिसका अर्थ है कानून का राज और अधिकारों का सम्मान। इस टॉपिक में हम जिम्बाब्वे देश की एक घटना का वर्णन करेंगे और लोकतंत्र का चौथा विशेषता समझेंगे। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद से देश पर ZANU-PF नामक पार्टी का राज होता है और इस पार्टी का उस देश पर राज इसलिए होता है क्योंकि उसी पार्टी ने उस देश के आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, और उसी पार्टी के एक पॉपुलर लीडर जिनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे, वो आज़ादी के बाद उस देश पर शासन करना शुरू कर देते हैं। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF। उसके बाद चुनाव भी जिम्बाब्वे में नियमित रूप से होते थे और हमेशा ZANU-PF दल ही उस चुनाव को जीतता था। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। अब जहाँ तक ZANU-PF पार्टी के पॉपुलर लीडर रॉबर्ट मुगाबे का सवाल है, ये जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। बावजूद इसके ये अपने चुनाव में बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स को भी प्ले किया करते थे, और वो सब क्या था इसे हम आगे पढ़ेंगे। Over the year, his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. राष्ट्रपति मुगाबे लोकप्रिय होने के साथ साथ चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे, और आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने तो कई बार संविधान में ही बदलाव कर दिया ताकि राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की जा सके और साथ ही साथ जवाबदेही को कम किया जा सके। अब देखो, ZANU-PF पार्टी के फेमस लीडर रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया, संविधान में बदलाव करके उन्होंने अपने पावर को बढ़ा दिया, अपनी शक्ति को बढ़ा दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी देश में कोई भी घटना होता है तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ के जिम्मेदार होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये अपने पावर को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन जो देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, और अगर वो जिम्मेदारी उनसे सही तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में जनता किससे सवाल पूछेगा? तो जनता वहाँ के नेता से सवाल पूछेगा। तो ये क्या करते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, लेकिन बिल्कुल गैर जिम्मेदार के रूप में वहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं। किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को अकाउंटेबल यानी कि रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते हैं। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब। अब जहाँ तक विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं का सवाल है तो उन्हें लगातार परेशान किया जाता था, और जब कभी भी वो कहीं पे मीटिंग करेंगे तो ये वहाँ के मीटिंग को भंग कर दिया करते थे। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल। अब जरा ध्यान समझना कि जब कभी भी किसी भी देश में सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं चलता है तो वहाँ की जनता का प्रोटेस्ट होता है, वो आंदोलन करते हैं। और किसके खिलाफ आंदोलन करते हैं? तो सरकार के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों को और वहाँ पर जो उनके विरोध में आंदोलन होता था उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी कि अब वहाँ की जनता जिम्बाब्वे पे जिसका सरकार था, ZANU-PF पार्टी के फेमस लीडर, पॉपुलर लीडर रॉबर्ट मुगाबे के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। उन्होंने इलीगल साबित कर दिया। देयर वॉज ए लॉ डेट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। साथ ही साथ वहाँ पर एक ऐसा कानून भी बनाया गया जो राष्ट्रपति के आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। यानी कि आप क्रिटिसाइज तो करोगे, लेकिन क्रिटिसाइज का मतलब कि उनकी गलतियों को रखोगे वहाँ पे, लेकिन जो गलती है वो सही तरीके से तुम रख नहीं पाओगे। जैसे ही तुम बोलने का प्रयास करोगे तुम्हें दबा दिया जाएगा, या फिर ऐसे तुम्हें घेरा में डाल दिया जाएगा ताकि तुम वहाँ पे अपनी बातों को रख ही ना पाओ। इस प्रकार का माहौल वहाँ पे क्रिएट कर दिया गया। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। अब वहाँ पर जो भी अलग अलग प्रकार का टेलीविज़न हो,
रेडियो हो, इन सभी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण था और उस पर सिर्फ और सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित किए जाते थे। मतलब यहाँ पे यह है कि जो वहाँ का टेलीविज़न है, जो वहाँ का रेडियो है, या फिर जो भी सोशल साइट और सोशल मीडिया है जिसके द्वारा वो अपनी बात को रख सकते हैं, तो उनको क्या कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया और उनके ऊपर भी अपना अधिकार स्थापित कर दिया गया। ये हमेशा ही, चाहे कोई भी टीवी चैनल हो, कोई भी रेडियो हो, कोई भी जर्नलिस्ट हो, वो हमेशा उस सरकार की तारीफ ही किया करता था। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। वहाँ की जो अखबार है वो बिल्कुल स्वतंत्र था, लेकिन जब कभी भी कोई जर्नलिस्ट उस पार्टी के अगेंस्ट में कोई विचारधारा वहाँ पे पब्लिश कराता था, अपनी बात को रखता था, तो उसे बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान करते थे। हो सकता है उन्हें प्रताड़ित किया जाता हो। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस। अब क्या हुआ, हम जानते हैं कि हम इसी बुक के सेकेंड थर्ड चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हमारे यहाँ जुडिशरी का क्या रोल है, न्यायालय का क्या रोल है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय से यहाँ से जो भी आदेश आता है हम उसे मानते हैं। अगर मैं सामान्य स्तर की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से उठकर हम हाई कोर्ट तक जाते हैं, अगर वहाँ से बात नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, और जो भी न्यायालय का आदेश आता है हम उसे फॉलो भी करते हैं, उसे मानते भी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट कोर्ट के द्वारा बहुत सारे दिशा निर्देश या फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फैसलों को वो लोग मानते नहीं थे, और साथ ही साथ वो लगातार जजेस को दबाव देते थे कि वो हमेशा वही काम करें जो कि वहाँ की सरकार चाहती है। He was forced out of office in 2007। और जब सरकार ने कुछ अदालती फैसलों की परवाह नहीं किया और उसके खिलाफ जाते थे और वहाँ के जजों पर दबाव डालते थे, तो इस सब को देखते हुए 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। अब ये हमने जिम्बाब्वे की एक छोटी सी घटना के बारे में समझ लिया। अब ये उदाहरण क्या बताता है, तो द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। अर्थात कि जिम्बाब्वे के इस घटना को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि शासकों के लिए वहाँ पर लोकप्रिय होना किसी भी लोकतांत्रिक देश में अच्छी बात है, लेकिन शासकों का लोकप्रिय होना पर्याप्त नहीं है। इसके बाद भी कई सारी चीज़ें आती हैं। हम कह सकते हैं कि कोई भी लीडर जो कि लोकप्रिय है लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, यानी कि जो काम करना चाहिए वो काम वो नहीं कर रहा है, तो लोकप्रिय होने का क्या फ़ायदा। या फिर लोकप्रियता होने के साथ साथ और लोकप्रियता लेने के साथ साथ भी उसके पीछे भी कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, साथ ही साथ पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। यानी कि कोई नेता है जो कि लोकप्रिय है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि लोकप्रिय नेता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकता है, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकता है। यानी कि चारों तरफ नेम फेम है लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ गलत काम कर रहा है, या फिर जो चीज़ करना चाहिए वो गलत काम कर रहा है लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। इसीलिए नेम फेम होना ज़रूरी है, पॉपुलैरिटी भी ज़रूरी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ उन्हें लोकतांत्रिक भी होना चाहिए, इसके साथ साथ उन्हें प्रजातांत्रिक भी होना चाहिए। मतलब कि कुल मिला जुला के इस बात को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि लोकप्रिय होना अच्छी बात है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि लोकप्रिय नेता भी तानाशाह होता है, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक भी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ नहीं कहते हैं हम कहते हैं कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो लोकप्रियता के आधार पर उनके कार्य को हम तुलना नहीं कर सकते, कार्य को नहीं माप सकते। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। और ये बात भी ज़रूरी है कि उस लोकप्रिय नेता, मान लो एक लोकप्रिय नेता है लेकिन इलेक्शन के पहले उसने बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स को प्ले करके इलेक्शन को जीत लिया, और साथ ही साथ इलेक्शन के बाद वो कोई काम भी नहीं कर रहा है, तो वैसी लोकप्रियता का क्या फ़ायदा। तो हमें किसी भी नेता और वहाँ के सरकारी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें इलेक्शन के पहले यानी कि पास्ट और इलेक्शन के बाद जो होने वाला है इन सब कार्यों का भी वर्णन करना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी भी हासिल करना चाहिए। There should be sufficient room for normal political activities, including political opposition, in the period before election। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है,
पर उतना ही ज़रूरी ये भी है कि हम पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डालें। साथ ही साथ चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। उसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी भी रखनी चाहिए। दिस रिक्वायर्ड दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ सिटीजन। उसके बाद इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का भी सम्मान करे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सरकार में आने के बाद नागरिक के जो भी अधिकार है उसको भूल जाओ, जो मन में आए वो करो, किसी भी रूल को बिना किसी से सोचे, किसी से विचार विमर्श किए ये आप उसे इम्प्लीमेंट करा दो, दैट इज़ नॉट बेटर, दैट इज़ नॉट वेल। तो यहाँ पे उन्हें नागरिकों के अधिकार का सम्मान भी करना चाहिए, खासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियन, टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन। मतलब ये कि किसी भी देश में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के नागरिक रहते हैं, उनके पास आज़ादी है कि वो अपनी बातों को सोच पाएँ, अपने विचारों को रख पाएँ, अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच बैठकर अपने विचार को व्यक्त कर पाएँ। और किसी सरकार के द्वारा अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उस सरकार का भी वो विरोध कर सके, और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने के लिए भी वो स्वतंत्र होते हैं। मतलब कि किसी भी सरकार के आने के बावजूद भी जनता के पास अधिकार रहता है कि वो अपने विचार को रखें, अपने विचार को लोगों के बीच व्यक्त कर सकें और संगठन बना के सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर सकें। साथ ही साथ और भी कई अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए वहाँ की सिटीजन बिल्कुल फ्री होता है। तो कुल मिला के सरकार बनने के बाद वो उन पर दबाव ना डालें, उनके इन विचारों का भी सम्मान करें। यानी कुल मिला के सरकार उनके अधिकारों का सम्मान करे। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। किसी भी सरकार को बनने के बाद और किसी भी देश में वहाँ के नियम के अनुसार, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, छोटा हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा हो या फिर कम पढ़ा लिखा हो, ये सब लोग नियम के लिए बिल्कुल एक समान होते हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। These rights must be protected by an independent judiciary whose order are obeyed by everyone। और ये सारे जो अधिकार हैं, ये कानून के नज़र में हम जानते हैं कि सभी लोग समान होने चाहिए, और इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। जैसे मान लो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सपोज करो कि आप किसी देश में हो, ठीक है, और वहाँ के जुडिशरी ने कहा कि ये ऑर्डर हमारे यहाँ लागू नहीं होना चाहिए, ये जो रूल है हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, और उस कंडीशन में जुडिशरी ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ की सरकार और वहाँ की जनता जुडिशरी के द्वारा दिए गए इस नियम को, इस आदेश को बिल्कुल मानता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। तो कुल मिला के उन सभी जनता के अधिकार को सरकार को समझना चाहिए, और साथ ही साथ जनता और सरकार इन दोनों लोगों को जो न्यायालय वहाँ का फैसला देता है उसे भी मानना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश का एक विशेषता होता है और लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। और जुडिशरी सिस्टम के बारे में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से उनके राइट्स के बारे में चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ेंगे। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election। इसी प्रकार से मैं बात करूं तो बहुत सारी कुछ दूसरी शर्तें भी होती हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती हैं। मतलब कहने का ये है मेरा कि सरकार बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन वो करोगे। आपके पास नियम है, आपके पास संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सिटीजन है, उनके राइट्स, उनके अधिकार, उनके लॉ, उनकी जिम्मेदारी, साथ ही साथ उनके अच्छे भले का विचार करने के बाद ही आप कोई काम करोगे। मतलब सरकार में आने के बाद आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हो कि जो मन करे वो कर दें। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज़ ऑन एन इलेक्शन। अब एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीत लिया है, यानी कि आपके पास मेजोरिटी है तो आपने चुनाव जीत लिया, जनता ने आपको वोट देकर आपको आगे बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन में आए वो करोगे। इन पार्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटीज़, यानी कि उसे कुछ बुनियादी तौर तरीकों का भी पालन करना पड़ता है, और स्पेशली अल्पसंख्यक लोगों के प्रति या फिर अशिक्षित लोगों के प्रति या फिर ऐसे लोग जिनको कि उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा, उनके प्रति आपको उनका सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए।
In particular, it has to respect some guarantee to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultation. बात सही है। हम कहते हैं ना कि कोई भी फैसला हमारे यहाँ लेट आता है, देरी से आता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी निर्णय तुरंत नहीं आता है। सबसे पहले एक मीटिंग होता है, मीटिंग में वहाँ अपनी बातों को रखा जाता है, सब लोग इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। कुछ लोग इस नियम को सकारात्मक रूप से लेते हैं, कुछ लोग नकारात्मक रूप से लेते हैं, मतलब कहीं पे कमी भी आता है तो कहीं पे इसकी अच्छाई भी दिखाई पड़ती है। और सब कुछ को जानने के बाद, सोचने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद ही वहाँ पे कोई भी निर्णय लिया जाता है, जो कि एक गैर लोकतांत्रिक देश में नहीं होता है। गैर लोकतांत्रिक में सरकार ने कहा ए फॉर बॉल तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करा दो और आपको मानना पड़ेगा। जैसा कि हम देखे थे कि 9th क्लास के ही इंग्लिश के बुक में इन द किंगडम ऑफ फूल्स एक चैप्टर है जिसका एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ। उसमें हमने देखा था और पढ़ा भी है कि कैसे राजा और मंत्री घोषणा करते हैं कि आज से दिन रात रहेगा, रात दिन रहेगा, और वहाँ पे जनता को मानना पड़ा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप बात को नहीं मानोगे तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। तो कुल मिलाजुला के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक डिसीजन आने से पहले बहुत सारे कंसल्टेशन होते हैं। देन आफ्टर दे विल गिव एनी टाइप ऑफ डिसीजन टू इम्प्लीमेंट। Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law। यानी कि हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श सोच के बाद ही आते हैं और लेना भी होता है, और वहाँ पर हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े रहने और उसकी जिम्मेदारी संविधान के द्वारा दी जाती है। यानी कि whoever are responsible for that will be interrelated with the Constitution। Each of these is accountable not only to the people but also to other independent official। यानी कि ये सभी ना सिर्फ जनता के प्रति ही जिम्मेदार होते हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी जवाबदेही होते हैं। मीन्स सपोज करो अगर आपके यहाँ कोई भी एक नेगेटिव वर्क होता है जो कि हमारे लिए बहुत गलत है, तो एट दैट टाइम वहाँ का निर्णय लेने वाले जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे बल्कि उस एक्टिविटी से जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए भी अकाउंटेबल होंगे जो कि उससे जुड़े हुए हैं। एंड देन वी शैल रीड मोर अबाउट इन दिस चैप्टर इन चैप्टर 4। यानी कि इसके बारे में और सारी जो चीज़ें हैं कि कहाँ पे अकाउंटेबिलिटी उनकी होती है, कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि ये डिसीजन सिस्टम क्या है, ये जुडिशरी क्या है। और मैं एक बात बताऊं तो पूरे लोकतांत्रिक देश की विशेषता या फिर लोकतंत्र की विशेषता हमें 9th क्लास के सिविक्स के 5 चैप्टर को पढ़ने के बाद हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि बेसिक नॉलेज हमें मिल जाएगा कि आखिर लोकतंत्र की विशेषता होता क्या है। Both these aspects give us the fourth and the final feature of democracy। और इस प्रकार से हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को इसमें समझेंगे, और वो ये कहता है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। यानी कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पर शासन चलाता है लेकिन संविधान के द्वारा बनाए गए नियम और वहाँ के नागरिक के अधिकार के अंदर ही वो अपने सरकार को चलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जो होता है वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक के अधिकारों द्वारा खींचा गया लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करता है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी सरकार जो मन में वो नहीं कर सकता है, उसे वही काम करना होगा जो संविधान के भीतर आता है, उसे वही काम करना होगा जो वहाँ के नागरिक के अधिकार के भीतर आता है, उसे वही काम करना होगा जिससे कि उसका देश आगे निकले, उसे वही काम करना होगा जिससे कि वहाँ की जनता खुश हो, उसे वही काम करना होगा जिससे कि वहाँ के अल्पसंख्यक के साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं जिनको कि उनके अधिकार से वंचित रखा गया है वो भी खुश रहें। सो इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। एंड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। दिस इज द फोर्थ फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।